हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी कन्वल्जेंट एजेंट के बारे में। ये फार्माकोलॉजी का हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले चैप्टर में हमने 3 कवर कर लिए थे। तो आज का टॉपिक है हमारा एंटी कन्वल्जेंट। अब एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, मतलब उसके विपरीत काम करना या फिर उसका उल्टा काम करना। कन्वल्जेंट होता है एक प्रकार से जो हमारे दौरे की प्रॉब्लम होती है या झटके लगना होता है, उसको कन्वल्जेंट बोलते हैं। तो एंटी कन्वल्जेंट क्या होता है? सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें इपिलेप्सी, आपने नाम सुना होगा बच्चों, इपिलेप्सी। इपिलेप्सी क्या होती है? जो दौरे वगैरह पड़ते हैं। तो ये कब होता है? ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका एक प्रकार का ये डिसऑर्डर होता है और हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, जो आपका इपिलेप्सी होता है। चलिए, अब WHO ने क्या कहा था? जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या कहा था इसके बारे में? तो उसने कहा था कि ये क्या होती है, एक प्रकार की ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हमें क्या होता है, रिकरेंट सीजर्स होते हैं। ठीक है, रिकरेंट का मतलब क्या होता है कि बार बार सीजर मतलब दौरे उठना। ठीक है, बार बार आपको वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन सेल्स इज टर्म इपिलेप्सी। और हमारी जो ब्रेन की जो सेल होती है, दिमाग की जो सेल होती है, उनके अंदर एक प्रकार का ये डिसऑर्डर बन जाता है, एक प्रकार की टेंडेंसी हो जाती है। और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इपिलेप्सी बोलते हैं। समझ में आ गया कि WHO ने क्या कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बार बार दौरे की समस्या होती रहती है। हमारी जो ब्रेन की सेल होती है, दिमाग की जो कोशिकाएं होती है, उसके अंदर एक प्रकार का डिसऑर्डर बन जाता है और उसको ही हम क्या बोलते हैं? इपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स। अब हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स के अंदर आती है हमारी 2-3 ड्रग आती है। एक तो आपका फिनाइटोइन है, एक आपका मिथाट्रोइन है, एक आपका है एथोटोइन है। नेक्स्ट है आपका बारबिचुरेट एंड डीऑक्सी बारबिचुरेट। अब बारबिचुरेट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हमारी 2 ड्रग आती है, फिनोबार्बिटोन और आपका प्रीमीडोन। नेक्स्ट है आपका सुसिनामाइड। सुसिनामाइड के अंदर हमारी 2 ड्रग आती है, एक तो होती है आपकी इथोक्सीमाइड, एक होती है आपकी मिथासुक्सीमाइड। नेक्स्ट है आपका गाबा ट्रांसमिनेज इनिबिटर्स। गाबा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? गामा अमाइनो बुटायरिक एसिड होता है बच्चों। क्या होता है? गामा अमाइनो बुटायरिक एसिड होता है ये। ठीक है, इसके बारे में मैंने लेक्चर डाल रखा है प्रॉपर, आप उसको एक बार देख लेना। तो ये क्या होता है, इसमें हमारी 2 ड्रग आती है, एक तो आपका आता है सोडियम वेल्पोरेट और एक आता है आपका वीगा बैट्रीन आता है। नेक्स्ट है आपका अमाइनो स्टिलबेन्स। इसमें ड्रग आती है हमारी कार्बामाजिपिन्स। ये सारी ड्रग जो होती है बच्चों हमारी इपिलेप्सी और जो दौरे की कंडीशन होती है उसमें दी जाती है। नेक्स्ट है आपका गाबा एगोनिस्ट। गाबा एगोनिस्ट में आता है आपका गाबा पेंटीन। ठीक है, एगोनिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एगोनिस्ट का भी मैंने बता रखा है कि एगोनिस्ट क्या करता है, कंप्लीट वर्क करता है जो हमारा रिसेप्टार्स होता है। नेक्स्ट है आपका बेंजोडायजिपिन। बेंजोडायजिपिन की अगर हम बात करें, इसमें आती है हमारी क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम, क्लोबाजैम और आपका डायाजीपाम। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, थोड़ी ये हमारी नशीली दवाइयाँ भी होती है। हल्का सा ये क्या करती है हमें, ये क्या कर देती है, हमें हल्का सा नशा भी कर सकती है। जो आपकी ये जितनी भी पाम वाली ड्रग है, आपको कैसे याद रखना है? पाम, जिसके पीछे पाम होगा, PAM पाम। जैसे क्लोनाजीपाम हो गया, लोराजीपाम और आपका डायाजीपाम। तो ये हमारी सीजर्स में हम दे सकते हैं इसको, ब्रेन डिसऑर्डर के लिए। नेक्स्ट है आपका फिनाइल ट्रायाजीन। फिनाइल ट्रायाजीन, इसमें ड्रग आती है हमारी लेमोट्रेजीन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम फिनाइटोइन। फिनाइटोइन जो ड्रग होती है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना।
फिनाइटोइन की अगर हम बात करें तो ये डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव होता है, जो आपका हाइडेंटोइन होता है, हाइडेंटोइन का ही डेरिवेटिव होता है आपका फिनाइटोइन। अब ये कैसे कैसे काम करती है, इसका हम मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं फिनाइटोइन। तो सबसे पहली बात तो ये क्या करती है बच्चों, आपने सोडियम चैनल पढ़े होंगे। सोडियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल्स होते हैं और आपका पोटेशियम चैनल होता है। तो उसमें क्या करता है, जो आपका फिनाइटोइन होता है, फिनाइटोइन रिड्यूज द ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स ऑफ न्यूरॉन फायरिंग रिपीटली। तो ये क्या करता है, आपका जो फिनाइटोइन होता है, जो आपका सोडियम आयन चैनल होता है उसकी जो ओपनिंग है बच्चों, उसको क्या करता है, कम कर देता है। तो तब वहाँ क्या होती है, हमारी न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब दूसरी चीज़ ये क्या करता है, एक्टिंग ओनली ऑन द आयन चैनल्स बीइंग एक्सेसिवली यूज। और फिर क्या करता है, केवल ये आयन चैनल्स को ही एक्टिव करता है जो कि एक एक्सेसिवली यूज होता है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। दूसरी चीज़, इफ़ द सोडियम आयन चैनल्स डू नॉट ओपन, यदि आपके जो सोडियम आयन चैनल है वो ओपन नहीं हुए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट इंडिकेट्स दैट नो डीपोलराइजेशन अकर्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आपका जो डीपोलराइजेशन हो रहा है वहाँ पे इंडिकेट वो नहीं होगा, ठीक है, अगर आपके सोडियम आयन चैनल्स ओपन नहीं हुए, ठीक है। अब यूज की अगर हम बात करें तो यूज ये आपकी जो फिनाइटोइन ड्रग है कहाँ कहाँ यूज होगी, इपिलेप्सी में यूज होगी, जो दौरे वगैरह पड़ते हैं। दूसरी चीज़ आपका एब्सेंट सीजर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोकल कोर्टिकल इपिलेप्सी, ये भी एक प्रकार का दौरा ही होता है, फोकल कोर्टिकल इपिलेप्सी जिसको हम बोलते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं बच्चों, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका हाइपरप्लेसिया ऑफ गम्स और आपका एनीमिया। एनीमिया भी एक ब्लड से संबंधित, जो खून होता है हमारा उससे संबंधित बीमारी होती है ये, तो ये भी हमें हो सकती है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब दूसरी ड्रग है हमारी फिनोबार्बिटोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिनोबार्बिटोन, इसका जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो कब किया गया था बच्चों, आपका 1912 में किया गया था। अब इसका मोड ऑफ एक्शन ये कैसे कैसे काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो कैसे काम करती है देखो। इसमें ये सबसे पहली बात तो किसके ऊपर आधारित होती है, जो हमारा गाबा ए रिसेप्टर होता है बच्चों, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होती है ये। और ये क्या करती है, गाबा हमें पता है कि गाबा एक प्रकार का रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसका जो नेचर की अगर हम एक्शन की बात करें तो ये इनिबिटरी और एक्साइटेटरी नेचर होता है। तो ये क्या करता है, जो आपका साइनेप्टिक वो होता है सिस्टम, उसको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका फिनोबार्बिटोन इज हायर ड्यू टू इट्स मिनिमल इफेक्ट ऑन कैल्शियम आयन चैनल। और आपका जो फिनोबार्बिटोन है जब वो हायर हो जाएगा या उसकी कंसंट्रेशन हाई है, तो वो क्या करेगा बच्चों, जो आपका कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं उसके अंदर अपना क्या करेगा, कम से कम इफेक्ट शो करेगा, मतलब उसका कम से कम इफेक्ट आएगा। एंड ग्लूटामेट रिलीज कंपेयर टू हाइपो हिप्नोटिक बार्बिचुरेट। और जो आपका ग्लूटामेट है, ठीक है, वो रिलीज होगा किसके कंपेयर में, आपका जो हिप्नोटिक बार्बिचुरेट है, ठीक है। सेडेटिव हिप्नोटिक की मैंने लेक्चर डाल रखा है, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, अब इसके हम थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करते हैं। तो इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा जो आपकी फिनोबार्बिटोन ड्रग होती है। तो सबसे पहले बात करें हम टॉक्सिक एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, ये क्या होती है बच्चों, एक प्रकार की टॉक्सिक एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स होती है। दूसरा हम कहाँ करते हैं इसका, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक्स, जो आपका सीजर्स होता है। ये आपका सीजर्स की अगर हम बात करें तो 2-3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होता है आपका टोनिक सीजर, एक होता है आपका क्लोनिक सीजर, एक आपका पार्शियल, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज़ सिंपल पार्शियल में जो सीजर्स होता है, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स पार्शियल में इसके थेराप्यूटिक यूज हम कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, यदि आपने मेडिसिन्स ले ली, लेने के बाद आपको क्या क्या एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। तो देखो, इसमें सेडेशन एक्शन, ठीक है, आपको क्या हो जाएगी, एक प्रकार की आपकी बॉडी के अंदर बेचैनी हो जाएगी, सेडेशन एक्शन होगा। दूसरी चीज़ बिहेवियर,
आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो क्या हो जाएगा, उसमें भी चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। नेक्स्ट आपका इम्पेयरमेंट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है, जो लर्निंग याद करने की जो क्षमता है और जो आपकी मेमोरी है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। नेक्स्ट आपका मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है, एक प्रकार की मेंटलिटी हो जाएगी। जो पेशेंट है जो इस मेडिसिन को यूज कर रहा है उसको एक प्रकार का ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, मेंटली कन्फ्यूजन हो जाएगा वो। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है आपका सोडियम वैल्पोरेट। सोडियम वैल्पोरेट की अगर हम बात करें तो इसमें देख लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे कैसे काम कर रहा है। तो चलिए, इट इंड्यूज फिनाइटोइन, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, जैसे आपका फिनाइटोइन है उसकी तरह ही इंड्यूज करते हैं। लाइक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोलोंगेशन ऑफ सोडियम आयन चैनल्स इन एक्टिवेशन। और ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो आपका सोडियम आयन चैनल्स का प्रोलोंगेशन होता है उसको क्या करती है, इनएक्टिवेशन का या इनएक्टिवेशन मोड में लाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या करती है, इट इंड्यूज एगुमेंटेशन ऑफ रिलीज इनिबिटरी ट्रांसमीटर गाबा बाय इनिबिटिंग इट्स डिग्रेडेशन बाय गाबा ट्रांसमिनेज एंजाइम एंड आल्सो बाय इंक्रीजिंग इट्स सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इसको बच्चों इंड्यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो रिलीज होता है क्या होता है, इनिबिटरी ट्रांसमीटर रिलीज होता है गाबा, और गाबा के द्वारा वहाँ पे क्या होता है, इनिबिशन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, डिग्रेडेशन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, एक प्रकार से अब डिग्रेडेशन तो हो गया गाबा के द्वारा, लेकिन फिर क्या होगा, उसमें हमारे कुछ एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वे क्या कर देंगे, जो आपकी ग्लूटामिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है बच्चों उसको क्या कर देगा, वो वहाँ जो आपका गाबा है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार काम करता है। चलिए अब इसके हम यूज की बात करते हैं। तो यूज कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों, सबसे पहला यूज है आपका एब्सेंस सीजर में। दूसरा आपका माइग्रेन, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है ना, दिमाग में एक प्रकार का हमेशा के लिए दर्द बना रहता है। ठीक है, तो दिमाग में दर्द बना रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हम माइग्रेन की प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है इसकी एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ इसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। बाद में आपने मेडिसिन तो ले ली और उसने अपना प्रॉपर काम भी किया है, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो टॉक्सिसिटी इज लो। टॉक्सिसिटी जो होगी आपकी बॉडी के अंदर तो वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ये एक प्रकार की डिजीज होती है बच्चों, इसको मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वोमिटिंग, आपको उल्टी लग सकती है। नेक्स्ट है आपका हार्ट बर्न, आपका जो हार्ट है, दिल है, उसके अंदर भी एक प्रकार की जलन महसूस हो सकती है। नेक्स्ट है आपका ड्राउजीनेस। नेक्स्ट है आपका एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या होता है, मतलब गंजापन होता है जो। ठीक है, आपके बाल भी उड़ने स्टार्ट हो सकते हैं या एक प्रकार का गंजापन भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका कर्लिंग ऑफ हेयर, आपके हेयर्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है आपका रेसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो आपको रेसिस मतलब चकते टाइप में भी हो सकता है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आपको हो सकता है। तो ये सारे इस ड्रग के हमारे साइड इफ़ेक्ट थे, सॉरी एडवर्स इफ़ेक्ट थे बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। अब जो आपकी जो सेंट्रली मसल्स रिलैक्सेंट होती है बच्चों, जो मांसपेशियाँ होती है उसको रिलैक्स करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, किस प्रकार वो काम कर रही है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें, ये क्या करती है, एक्ट बाय डिप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड और इन द ब्रेन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये जो एक्ट करती है एक प्रकार का डिप्रेशन करती है, और ये क्या करती है, हमारी जो न्यूरॉन्स के अंदर एक प्रकार की एक्टिविटी ला रही है न्यूरॉन्स के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में, और जो आपका ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन हो गया और आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और जो आपकी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है उसको क्या कर देती है, ये डिप्रेस कर देती है एक प्रकार से।
दूसरी चीज़, जैसे आपका सेंसरी इम्पल्सिस होती है, जो हमारी सेंसरी इम्पल्स है, जैसे कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडापन। नेक्स्ट आपका लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू ए मसल्स, मतलब जो मांसपेशियाँ है, मांसपेशियों के अंदर जो ब्लड का फ्लो है बच्चों, उसकी कमी हो जाना। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है हमारा, इनवॉलेंट्री मसल्स कंसंट्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन और स्पास। और ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो काम नहीं करता बच्चों, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो मसल्स काम नहीं कर रही है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वो कॉन्ट्रैक्शन में हो जाएगी, इस और स्पास में हो जाएगा, मतलब एक प्रकार की मांसपेशियों के अंदर जकड़न हो जाएगी। कैन बी ट्रिगर बाय दीज इम्पल्स दैट स्टिमुलेट स्पाइनल कोड और सीएनएस रिसेप्टर्स टू ए मोर इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन एस्टेब्लिश ए साइकिल। और फिर वहाँ पे जो आपकी एक ट्रिगर होता है, जो मतलब हम CTZ भी बोल सकते हैं उसको, सेंट्रल ट्रिगर जोन जो होता है, तो वहाँ पे जो आपका ट्रिगर है वो क्या हो जाएगा, इम्पल्स के, ये इम्पल्स क्या करेगी, उसको स्टिमुलेट करेगी, आपका जो स्पाइनल कोड है और जो आपके दिमाग के अंदर जो CNS के रिसेप्टार्स है, तब जाके वहाँ पे एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक प्रकार की वहाँ पे साइकिल जनरेट हो जाएगी। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन की। तो इसमें देख लेते हैं ड्रग कौन कौन सी आती है हमारी। सबसे पहली हमारी बारबिचुरेट। बारबिचुरेट के अंदर ड्रग आती है हमारी फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट है आपका ग्लिसरोल ईथर्स। ग्लिसरोल ईथर के अंदर आती है आपकी मेफेनिज्म और आपका मेफ्रोबाबेट। और आपका नेक्स्ट है मेथोकार्बामोल और आपका कोर्मीजोनोन। नेक्स्ट है आपका क्लोरोजोक्सोन। नेक्स्ट है आपका बेंजोडायजेपिन। बेंजोडायजेपिन के अंदर आती है हमारी डायजिपाम। और आपका गाबा डेरिवेटिव्स के अंदर आती है बैक्लोफेन। अब इसके हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहला है हमारा वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, उसके ऊपर ये काम करेगी। नेक्स्ट है आपका CVS। CVS क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका थेराप्यूटिक यूज। थेराप्यूटिक यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम इसका बच्चों। तो सबसे पहला है आपका एक्यूट मसल्स स्पास्म। एक्यूट का मतलब होता है अचानक से। अचानक से मान लिया आपकी जो मांसपेशियाँ है वो जकड़ गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूट हो गया। एक होता है आपका क्रोनिक, एक वर्ड होता है आपका क्रोनिक बच्चों। तो क्रोनिक का मतलब क्या होता है, मतलब एक जो बीमारी होती है वो लंबे समय से चलती हुई आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है, और अचानक से आपको पता चला। ठीक है, तो क्रोनिक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बीमारी है बॉडी के अंदर, जैसे आपका डायबिटीज़ हो सकती है या कैंसर हो सकता है या लंग्स डिजीज हो सकती है आपको, तो वो क्या होती है, क्रोनिक में आती है, जो लंबे समय से चलती हुई आ रही है बीमारी। एक्यूट का मतलब अचानक से जो आपको हुई है। ठीक, दूसरा आपका बैक एक, ठीक है, जो कमर का दर्द बोल सकते हैं हम उसको, या बैक एक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलेजिया। न्यूरोलेजिया मतलब जो आपका न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम होता है। नेक्स्ट है आपका एंजाइटी। एंजाइटी मतलब आपका चिंता या टेंशन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टिटिनस। तो ये इसके थेराप्यूटिक यूज थे, हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसके बात करते हैं हम एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि क्या क्या इसका एडवर्स इफेक्ट आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेशन में हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा आपका एब्डोमिनल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, आपको कब्ज वगैरह की भी शिकायत बन सकती है या डायरिया दस्त वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका हार्ट बर्न, आपके दिल में भी जलन हो सकती है। नोजिया मतलब आपका जी भी मिचला सकता है हल्का सा, और आपको वोमिटिंग उल्टी भी लग सकती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। तो आपको लेक्चर को शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करना है ताकि हमें एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, और आपको शेयर भी करना है दूसरे बच्चों के साथ। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।